हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज दीपावली के बाद काफ़ी दिन हो गए हैं। ये आपकी पॉलिटी की क्लास है और ये पॉलिटी की 10वीं क्लास है। 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और हम लोग मौलिक अधिकारों तक खत्म कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है। और अगर आपने अभी तक 9 क्लासेस वो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उनको देखिए और फिर इस क्लास को देखिए। ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, मॉर्निंग वाली क्लास में भी अब जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है वो क्लासेस कल से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उन क्लासेस को भी आप देखिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिना कोई देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और दीपावली की छुट्टियों की वजह से काफ़ी जो टाइम है वो निकल चुका है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी लगभग अब कंफर्म हो गया है, या तो 4 फरवरी या फिर 11 फरवरी, यानी कि फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका आर ओ का पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं। ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा व्यवहारिक स्तर पर समझें तो जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कोई योजना शुरू करती है किसी भी वंचित वर्ग के लिए, ठीक है, या फिर किसी विशेष वर्ग के लिए, तो वो जो योजना होती है, ठीक है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही एक भाग होती है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो हैं जो कि राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए प्रेरित करते हैं। राज्य का मतलब यहां पर आप सरकार से समझिए, जो कि लोगों के लिए योजनाएं बनाती है। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई भी सरकार योजना बनाती है समाज के वंचित वर्गों के लिए या समाज के किसी भी वर्ग के लिए या फिर सभी के लिए, तो आप समझिए वो नीति निर्देशक तत्वों का ही भाग होती है। और नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ये दोनों क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है? तो विकल्प में आपको दिया जाएगा मौलिक अधिकार दे देता है, ठीक है, या फिर बहुत बार आपको मौलिक कर्तव्य दे देगा, और एक विकल्प आपके पास होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका सही उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा, क्योंकि इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और क्या है, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को भी स्थापित करना है। अब देखो, जो सरकार होती है वो इन नीति निर्देशक तत्वों का ख्याल रखती है, जबकि वह राज्य के लिए क्या करेगी? नीतियां बनाएगी या फिर कोई कानून बनाएगी। ठीक है। और यहां पर वही बात लिखी है कि अधिकांश सरकारी योजनाएं नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित होकर ही शुरू की जाती हैं। ठीक है। अब देखो, एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट आपके लिए ये है यहां पर कि जो प्रस्तावना, इसका अध्ययन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों की। तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। आपने मेरे साथ प्रस्तावना को भी पढ़ा था, उसमें भी था, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का विचार, और नीति निर्देशक तत्वों में भी था। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है आप लोगों के सामने कि अगर क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछ ली जाएं तो आप सही उत्तर प्रस्तावना को मानेंगे या फिर नीति निर्देशक तत्व को। तो देखो, मैं आपको बताऊं, अगर विकल्प में आपके पास प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों हैं तो सही उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। ठीक है। प्रस्तावना को आप सही उत्तर नहीं मानेंगे। लेकिन अगर विकल्प में नीति निर्देशक तत्व नहीं दिया गया है
और सिर्फ प्रस्तावना है तो फिर आपका उत्तर प्रस्तावना ही सही हो जाएगा। आप फिर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये प्रश्न गलत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही कल्याणकारी राज्य का प्रावधान या फिर विचार है। और अगर विकल्प में आपके पास प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों हैं तो ये नीति निर्देशक तत्व आपका सही उत्तर होगा। अगर विकल्प में नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो फिर आपका सही उत्तर प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने समझा कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और जो योजनाएं होती हैं भारत सरकार की या फिर राज्य सरकार की, वो नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित होकर ही स्टार्ट की जाती हैं। बाद बाकी नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो संवैधानिक उपबंध है उनको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका प्रावधान है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद करिए। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको पूरी तरीके से आप लोग रट लीजिए। अब देखो, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। अब देखो, जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है वो कैसी है? वो है सकारात्मक, क्योंकि एक तो इसका उद्देश्य ही है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसमें शामिल है। दूसरा ये है कि ये सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप योजनाएं बनाएं ही बनाएं या फिर इन तत्वों को अपनी योजनाएं में शामिल करें। ठीक है, तो यहाँ पर आगे दिया भी गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कैसे हैं? अबाध्य योग्य हैं या फिर गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब होता है कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है तो आप सरकार के विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था मौलिक अधिकार में कि अगर कहीं भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार कैसे थे? वाद योग्य थे, न्यायोचित थे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? अबाध्य योग्य हैं और गैर न्यायोचित हैं, यानी कि इनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व अबाध्य योग्य या गैर न्यायोचित हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और दूसरा ये कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है सारी चीजें। उसके बाद देखो, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो एक समाजवादी सिद्धांत पर आधारित, ठीक है, दूसरा कौन है? दूसरे वो जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं, और तीसरे वो जो कि उदारवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके सभी नीति निर्देशक तत्वों को देख लेते हैं और वो किसके अंडर आते हैं। ये चीज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आपको 4 विकल्प में नीति निर्देशक तत्व दे देगा और फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं उन नीति निर्देशक तत्वों की जो कि समाजवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। अच्छा, समाजवादी सिद्धांत पर आधारित का मतलब है कि ये नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? जो समाजवादी राज्य की कल्पना को प्रदर्शित करते हैं और इनका जो उद्देश्य है या फिर इनका जो लक्ष्य है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। और यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि अनुच्छेद आपको एज इट इज बिल्कुल पता होना चाहिए
कि किस अनुच्छेद में किस चीज का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। तो इसमें क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना व आय, प्रतिष्ठा व अवसरों आदि की असमानता समाप्त करना, ये बात कही गई है अनुच्छेद 38 में। और देखो यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर आयोग एक चीज और करता है कि वो इस तरीके से दे देगा आपको, विकल्प में दे देगा समान कार्य के लिए वेतन, बच्चों का स्वस्थ विकास, राष्ट्रगान का सम्मान, फिर दे देगा आपको अस्पृश्यता का अंत, और फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो तीनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व है और फिर कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 38 की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 39 का की। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रीफ में समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे इस तरीके से होते हैं। या तो पूछ लेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, ठीक है, या फिर पूछ लेगा समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों के किस सिद्धांत पर आधारित है, या फिर जो मैंने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो कंफ्यूजन है उसकी अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 39 का की हम लोग बात करें तो इसमें गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। और इसे कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। यानी कि मूल संविधान में इसकी बात नहीं की गई थी। जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया गया तो उसके द्वारा अनुच्छेद 39 का में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया। 39 घा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 39 चा की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों का स्वस्थ विकास। अनुच्छेद 41 की हम लोग बात करें तो काम, शिक्षा, बीमारी, बुढ़ापा के दौरान लोक सहायता आदि पाने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 42 की हम लोग बात करें तो काम के लिए न्याय संगत व मानव के लिए उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो अब आप इन प्रावधानों को पढ़ के या फिर ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको पढ़ के एक चीज समझ रहे होंगे कि जब भी कोई योजना स्टार्ट की जाती है तो इन नीति निर्देशक तत्वों में कोई ना कोई उस योजना में जरूर शामिल होता है, ठीक है। जैसे काम पाने का अधिकार, शिक्षा, बीमारी, बुढ़ापा के दौरान लोक सहायता। तो आप देखते होंगे आपकी विधवा पेंशन स्टार्ट कर दी जाती है या फिर वृद्धा पेंशन स्टार्ट की जाती है, तो देख रहे हैं यहीं से ये सारी चीजें उठ के जाती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक तत्वों की। अब हम लोग बात करते हैं उन नीति निर्देशक तत्वों की जो कि गांधीवादी विचारधारा या फिर गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत ये वही सिद्धांत हैं जो कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपनाए थे, ठीक है। और बहुत सी योजनाएं गांधी जी की उस दौरान थी, तो उन्हीं योजनाओं और गांधी जी के विभिन्न सिद्धांतों से प्रेरित होकर जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो इस गांधीवादी सिद्धांत की विचारधारा के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 40 की हम बात करें तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है और ये एक नीति निर्देशक तत्व है। और किसके अंडर ये आता है, ये आता है गांधीवादी सिद्धांत के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 39 में क्या है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अब देखो आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो शासन का जो मॉडल होना चाहिए उसमें निचले स्तर तक भागीदारी
होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, क्योंकि गांधी जी बहुत बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की कभी भी बात नहीं करते थे। उनका मानना था कि समाज का जो निचला तबका है वो बहुत से ऐसे उद्योग कर सकता है और आर्थिक रूप से सक्षम हो सकता है। तो उसी लिए यहाँ पर देखो कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात की गई है। अब देखो अनुच्छेद 43A में आप देखो उद्योगों में श्रमिक की सुरक्षित भागीदारी। अनुच्छेद 43B में हम लोग देखें तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन को बढ़ावा देना, ठीक है। अनुच्छेद 46 में देखिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षणिक अथवा आर्थिक हितों का प्रोत्साहन, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो दलित शब्द है उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो अनुच्छेद 47 में क्या कह रहा है, नशीली दवाओं तथा शराब आदि का प्रतिबंध, ठीक है। अब देखो शराब आदि का प्रतिबंध नीति निर्देशक तत्व है, इसीलिए सरकार अगर शराब पर प्रतिबंध ना भी लगाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती, न्यायोचित होती या फिर वाद योग होती, तो लोग इसके खिलाफ तुरंत न्यायालय चले जाते कि भाई यहाँ पर तो शराब का प्रतिबंध है लेकिन सरकार शराब पर रोक क्यों नहीं लगा रही है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गैर न्यायोचित होने का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 48 में पशु बलि पर रोक, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो पशु बलि पर रोक, ग्राम पंचायतों का गठन और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं उन नीति निर्देशक तत्वों की जो कि उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 44 यहाँ पर है समान नागरिक संहिता। वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है और ये नीति निर्देशक तत्व उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि भारत में अभी सिर्फ गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कि समान नागरिक संहिता लागू है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 45 में हम देखें तो बचपन देखभाल व 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। बाद बाकी अब जो ये 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। तो अभी जब हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की बात की थी तो वहां पर अनुच्छेद 21A में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 48 की हम लोग बात करें तो देखो कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणाली, ठीक है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 48A में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण है अनुच्छेद 48A में। उसके बाद देखो अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये नीति निर्देशक तत्व है और बहुत बार विकल्प में आ जाता है इस तरीके से और आप लोग टिक करके आ जाते हैं कि ये एक मौलिक कर्तव्य है। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना ये एक नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 50 में है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, न्यायपालिका को
कार्यपालिका से पृथक करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, समान नागरिक संहिता, और हाँ ये 4 हो गए, ये बार बार रिपीट मोड में पूछे गए हैं, तो इन पर आप विशेष फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट नीति निर्देशक तत्व थे हम लोगों ने पढ़ लिए। अब उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कुछ कथन कहे हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये कथन ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केटी साहा के कथन की। इन्होंने कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसका मतलब तो खैर बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले यही देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। आप बैंक की जगह सरकार को रख दीजिए, फिर आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। ये किसने कहा? ये कहा ग्रैनविल ऑस्टिन ने। क्या कहा इन्होंने? निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। उसके बाद हम देखते हैं बी एन राव का कथन। इन्होंने कहा नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, ठीक है। उसके बाद देखो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है? नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। तो ये है डॉक्टर अंबेडकर का कथन। तो आपने चारों लोगों के कथन देख लिए, नाम याद रखना, केटी साहा, ग्रैनविल ऑस्टिन, बी एन राव और डॉक्टर अंबेडकर। तो इसके साथ आपका जो नीति निर्देशक तत्वों का टॉपिक था वो खत्म हो गया, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है। तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, तो मैंने सोचा इनको एक साथ मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में भरपूर देखने को मिलते हैं, और तीनों को मिलाकर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण देके बताया था। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों आपको टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से और बारीक से पढ़ना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, और फिर कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को देखना। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है। कर्तव्य का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है, कि किसी चीज के प्रति या फिर किसी भी देश के प्रति अपने, या फिर किसी काम के प्रति आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो कर्तव्य का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। तो ऐसे ही भारतीय संविधान में कुछ ऐसे कर्तव्य दिए गए हैं जो कि भारतीय नागरिकों को अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, ठीक है, या फिर जो भी देश से रिलेटेड चीजें हैं उनके प्रति करना अनिवार्य है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अपनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा लिखी है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करते हैं, ठीक है। जो बात मैंने अभी आपको बताई, ये नागरिकों में अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं तथा उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, सेवा, बलिदान की भावना पैदा करते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, अपने देश का सम्मान करना, जो भी हमारी देश की महान विभूतियां हैं उनको सम्मान करना। तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपके अंदर अनुशासन और प्रतिबद्धता का जो भाव है वो जागृत होगा, और जब आप कर्तव्यों का पालन अच्छे से करेंगे तो आप में राष्ट्र के प्रति प्रेम,
त्याग और सेवा और जो बलिदान की भावना है वो भी कहीं ना कहीं पैदा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संवैधानिक उपबंध देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के अध्याय को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो मौलिक कर्तव्य थे वो मूल संविधान में नहीं थे, उनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया, जोड़ा गया संविधान में। और किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनका नाम आप लोग याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसकी स्थापना या फिर इसका गठन 1976 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आयोग ने एक बहुत ऊट पटांग, जब आयोग को क्वेश्चन पूछना होता है तो इसी तरीके से पूछता है। तो अभी पिछले ही किसी एग्जाम में आयोग ने क्या किया कि उसने स्वर्ण सिंह समिति के जो सदस्य थे उनके नाम पूछ लिए गए, मतलब 4 नाम दे दिए और इनमें कौन स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत शामिल नहीं था। तो अब यहाँ पर यह जरूरी हो जाता है कि जो भी स्वर्ण सिंह समिति के कुल मेंबर थे उनका नाम आप लोगों को याद हो। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति में पहले तो कुल 12 सदस्य थे और सदस्यों के नाम क्या क्या हैं? स्वर्ण सिंह, ये तो अध्यक्ष हो गए इसके। उसके बाद देखो ए अंतुले, एस रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गॉडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, बसंत साठे और VN बनर्जी। तो ये कुल 12 सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति में, और इसका गठन कब किया गया था? 1976 में। और इसी स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, और कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये सारी चीजें बहुत याद करने वाली हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कब समिति गठित हुई? 1976 में। कितने सदस्य थे? 12। कौन कौन थे? ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इनका संवैधानिक उपबंध भी देख लेते हैं। तो भाग 4 का में इनका उल्लेख है और सिर्फ एक अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को स्टार्टिंग में जोड़ा गया था। ठीक है, और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि था 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को माता पिता अपने शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये था 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, संवैधानिक उपबंध याद कर लीजिए। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, इसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ये भी ध्यान रखना, स्टार्टिंग में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, उसके बाद संविधान में फिर से संशोधन किया गया, जो कि था 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि था कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके माता पिता उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि स्टार्टिंग में कितने मौलिक कर्तव्य थे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11। ठीक है, उसके बाद देखो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है रूसी संविधान से। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है
कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूसी संविधान से लिया गया है। विकल्प में आपको सोवियत संघ भी देखने को मिल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये वही है, ठीक है। या तो विकल्प में आपको रूस मिल जाएगा या फिर सोवियत संघ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस अथवा सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखो, मौलिक कर्तव्य अबाध्य योग होते हैं, इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं, यानी कि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में एक समिति का भी गठन किया गया था, जिसका नाम था JS वर्मा समिति, ठीक है। तो ये भी पूछी जा चुकी है, क्वेश्चन आया था कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में किस समिति का गठन किया गया था, तो आपका उत्तर था JS वर्मा समिति, ठीक है। बाद बाकी मौलिक कर्तव्य अबाध्य योग होते हैं और कहां से इनको लिया गया है, रूसी संविधान से या फिर सोवियत संघ के संविधान से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि जो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसा कि अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और यहाँ पर ये नंबरिंग है, ये अनुच्छेद नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर, ठीक है। उसके बाद देखो, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा क्या है, देश की रक्षा व सेवा। पांचवा क्या है, समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण, भेदभाव की समाप्ति व स्त्री सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। छठवां मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारी संस्कृति का महत्व व उसका परिरक्षण करना। सातवां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन व जीव दया। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नौवां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूरी। 10वां क्या है, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना जिससे भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। और 11वां जो कि 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये ध्यान रखना। मूल रूप से कितने थे, 10, और फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 11वां जोड़ा गया। तो ये हो गए आपके 11 मौलिक कर्तव्य। तो आज के इस क्लास में आप लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों को देखा, मौलिक कर्तव्यों को देखा, तो फिर ठीक है, आप लोग इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए, और इसमें से बहुत से अनुच्छेद हैं, वो टोटल रटने वाली चीज है, आप उनको रटिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।